बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि DGISPR को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अलामिया क्यों जारी करना पड़ा। लेकिन इससे पहले आप नाज़रीन को इसी ख़बर के हवाले से ये भी बताएंगे कि जो एलामिया ISPR की जानिब से जारी किया गया, उस एलामिया में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कैसे मुख़ातब किया गया, उस एलामिया को डिकोड करेंगे, क्योंकि ISPR के इस एलामिया में इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ एक फ़ैसला भी है, इमरान ख़ान को एक मशवरा भी दिया गया है और इमरान ख़ान को 2 वार्निंग भी दी गई हैं, यानी इमरान ख़ान को अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो सबसे पहले तो इस एलामिया के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें, इस जो डिक्लेरेशन है ISPR का, इसको डिकोड करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे, इसकी इंटरप्रटेशन करेंगे। और दूसरा नाज़रीन कि आर्मी चीफ़ का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ बराह रास्त मुकालमे का क्या मामला है और मशवरा दिए जाने का क्या मामला है। और तीसरा नाज़रीन हम बात करेंगे, जो मैंने ख़ुद से रिसर्च की है, जो मेरी अपनी तहकीक है, कि पिछले 12 सालों में 2011 से लेके 2023 तक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौन से 12 तारीख़ी झूठ बोले हैं। ये मेरी रिसर्च है, आप इसमें अपनी रिसर्च करके ये जो ख़ान साहब की गलत बयानियाँ हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, ये आपकी अपनी सवाबदीद है। लेकिन मेरी जो रिसर्च है वो मैं अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो एलामिया जारी किया गया है वो एलामिया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उसको डिकोड भी करेंगे, उसकी इंटरप्रटेशन भी करेंगे। नाज़रीन, ISPR ये कहता है कि चेयरमैन PTI ने बग़ैर सबूत के इंतहाई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसर पर बग़ैर सबूत इल्ज़ामात इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। तो इसमें इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ फ़ैसला ये दिया गया है कि इमरान ख़ान के जो इल्ज़ामात हैं, जो मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से इमरान ख़ान साहब लगाते हैं, वो बेबुनियाद हैं। ख़ान साहब के पास सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है, और ख़ान साहब ये इल्ज़ामात लगाते हुए इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हैं। तो ये जो एलामिया आज जारी हुआ है ख़ान साहब से मुतल्लिक़, वैसे ये भी आपको बता दें कि इस पूरे एलामिया में इमरान ख़ान साहब का नाम नहीं लिया गया, बल्कि चेयरमैन PTI कह के मुखातब किया गया है। अगर ये बयानियाँ गलत है, इसमें जो फ़ैसला दिया गया है, जो कहा गया है कि ख़ान साहब के पास सबूत नहीं, झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो ख़ान साहब कोर्ट में जा सकते हैं, जाके अपने इल्ज़ामात को साबित करें। अब अगली बात, इसमें नाज़रीन कहा गया है कि ख़ान साहब बजाय झूठे इल्ज़ामात लगाने के कानूनी रास्ता अख्तियार करें। ये मशवरा है ख़ान साहब के लिए। अब देखना यह है कि क्या ख़ान साहब इस मशवरे के ऊपर जाते हैं अदालतों में, और झूठे इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से वार्निंग है ख़ान साहब के लिए। मशवरे के साथ जो है वार्निंग भी है कि देखते हैं कि ख़ान साहब अब इस वार्निंग और मशवरे के बाद ख़ान साहब ये जो इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला है ये रुकता है, या ख़ान साहब इस सिलसिले को जारी रखते हैं। तीसरी जो बात नाज़रीन ख़ान साहब ने की, अपना ISPR के एलामिया में की गई, इसमें नाज़रीन ये कहा गया कि इदारा गलत और बदनीयत पर मबनी बयानात, यानी ख़ान साहब की नीयत के हवाले से भी फ़ैसला दिया गया और कहा गया है कि बदनीयत पर मबनी बयानात और प्रोपोगंडे पर कानूनी कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखता है। अब ये वार्निंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के लिए कि इदारा उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का हक़ जो है वो महफूज रखता है। अब सवाल यह है कि ख़ान साहब ये झूठे इल्ज़ामात लगा क्यों रहे हैं। अगर झूठे इल्ज़ामात हैं तो 1 साल से ISPR या फ़ौज का इदारा किसका इंतज़ार कर रहा है। तो इसमें अगर कसूर है तो मैं कह रहा हूँ कि इमरान ख़ान साहब का नहीं, ये फ़ौज के अपने इदारे का कसूर है। अगर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, जो कि हैं इल्ज़ामात, तो बजाय इसके कि आप हक़ महफूज रखें, आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जाके कार्रवाई कराएँ, इदारों में जाके दरख्वास्तें दें, अदालतों में दरख्वास्तें दें। यह इस तरीके से मामला नहीं बनेगा, क्योंकि ख़ान साहब का पुराना वतीरा है इस किस्म के झूठे इल्ज़ामात लगाने का। और ये जो ख़ान साहब झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, ये झूठे इल्ज़ामात लगाने के हवाले से ख़ान साहब को हर किस्म का झूठ जो है वो माफ़ है। उनके जो मुँह में आए, जो ज़ुबान में आए, ख़ान साहब कह सकते हैं, लेकिन ख़ान साहब से कोई जवाब या सवाल नहीं हो सकता कि ख़ान साहब आप क्यों इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और अगर कोई सवाल कर भी ले तो ख़ान साहब का आगे से जवाब क्या होता है कि वो तो मेरा सियासी स्टेटमेंट था। तो ख़ान साहब इस तरीके से अपने बात से मुनरफ़ होके एक यू टर्न लेके जो है पतली गली से निकल जाते हैं। अब आ जाते हैं कि आर्मी चीफ़ का इमरान ख़ान साहब के साथ बराह रास्त मुकालमा क्या हुआ है। ये जो नाज़रीन एलामिया जारी किया गया है DGISPR की तरफ से, ये एलामिया, ये DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का अपना कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जब ISPR की जानिब से एलामिया जारी होता है उसे आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है।
उसे आर्मी चीफ का बयान कंसिडर किया जाता है। तो ये जो ISPR का एलामिया है, इस एलामिया में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से बराह रास्त मुखातिब हैं इस एलामिया के ज़रिए, और ख़ान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि अगर आपके पास सबूत हैं जिस आप हमारे सर्विंग ऑफिसर के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं, झूठे हैं, आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो आप अदालत में चले जाएं। और अगर आपके पास सबूत नहीं और आपने ये सिलसिला नहीं रोका इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने का, तो फिर आपके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज रखते हैं। तो ये मुकालमा जो ISPR का है या जो ISPR का एलामिया है, ये आर्मी चीफ की तरफ से इमरान खान को पैगाम दिया गया है। तो देखते हैं कि इस्लामिया के बाद खान साहब के रवैये में या उनके बयानात में या उनके इल्ज़ामात में क्या तब्दीली आती है। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले खान साहब ने इसी किस्म के सवालात जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी पूछे। अब वो सवालात क्या थे, वो सवालात भी आपके सामने रख देता हूँ और उस पर मेरा अपना एनालिसिस किया है। खान साहब ने नाज़रीन आज ट्वीट किया जिसमें खान साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म से चंद सवालात पूछना चाहता हूँ, बल्कि जिसारत करता हूँ। खान साहब ने कहा कि सवाल ये है मेरा कि क्या मुझे बतौर पाकिस्तानी कातलाना हमले के ज़िम्मेदारों को नामज़द करने का हक़ है। खान साहब, आपको बिल्कुल आप पर जो कातलाना हमला जिन्होंने किया है उन्हें नामज़द करने का हक़ है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपके सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि जब मेरे सवाल का जवाब देंगे तो उसमें आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। आप पे जो वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ, क्या आप बताएंगे, क्या आप बताने के साथ दिखाएंगे भी सबूतों के साथ कि आपने कोई दरख्वास्त अपने नाम से किसी थाने में दी हो, किसी अदालत में दी हो कि आप इन लोगों को मुल्ज़म समझते हैं अपने कातलाना हमले के, आपने कोई दरख्वास्त किसी कानूनी फोरम के ऊपर दी हो? कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं। तो जब आपने दरख्वास्त ही नहीं दी तो फिर आप सवाल किस लिए पूछ रहे हैं? या तो आप दरख्वास्त देते मेजर जनरल फैसल नसीर के ख़िलाफ़, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, लेकिन आपने तो आज तक इतना अरसा गुजर गया, महीनों गुजर गए, आपने किसी के ख़िलाफ़ तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी। तो पहले तहरीरी दरख्वास्त दें। आपकी तहरीरी दरख्वास्त इंटरटेन ना हो, फैसला जो भी है इंटरटेन ना हो, तो फिर आप ये सवाल पूछने का हक़ महफूज रखते हैं। खान साहब ने आगे वज़ीर आज़म से क्या पूछा कि मुझे मुकदमे के इंदराज के लिए आइनी व कानूनी हक़ से क्यों महरूम रखा गया। तो इसी सवाल का जवाब जो है वो मेरे पहले सवाल में मौजूद है कि पहले आप दरख्वास्त तो देते। दरख्वास्त दिए बगैर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको आइनी और कानूनी हक़ से महफूज रखा गया। और फिर इस सवाल का जवाब अपने साबिक़ वज़ीर आला जो कि अब पार्टी के आपके सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, उनसे पूछें, उनके बेटे मोहन सलाई से पूछें, जो टीवी के आपके स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमने खान साहब को पेशिश की थी और खान साहब को बताया था कि ये मुकदमात इन लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज नहीं हो सकते। तो आप किसी और से सवाल पूछने की बजाय आपके अपनी पार्टी के लोग, आपका अपना सदर और आप सदर का जो बेटा है जिसे आप समझते हैं कि बड़ा अच्छा है, बड़ा समझदार है, उसने हमें सपोर्ट किया, मोहन सलाई, उनसे पूछ लें। और वो जवाब पहले भी दे चुके हैं, दोबारा भी आपको जवाब दे देंगे। आगे खान साहब ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ इन सवालों के सच पर मबनी जवाब दे सकें तो इन सब से एक ही ताकतवर शख्स और इसके साथियों का सुराग मिलेगा जो कानून से बालातर हैं। तो सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, तो को कानून से बालातर कौन है कौन नहीं, तो इस बात का फ़ैसला मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन सवालों का जवाब मैंने खान साहब को दे दिया। लेकिन खान साहब जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं उससे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब ख़ुद कानून से बहुत ही ज़्यादा बालातर हैं। अब खान साहब ने पिछले 12 सालों में कौन से तारीख़ी 10 झूठ बोले हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। ऐसे अक्टूबर 2011 में जब खान साहब की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड से लॉन्च किया गया, जो कि खान साहब का लाखों का मजमा था जिसका आज तक रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। गो कि खान साहब जो भी जलसा करते हैं, अक्टूबर 2011 के बाद जो भी जलसा खान साहब ने जिस भी बड़े शहर में किया, खान साहब ने कहा कि ये मेरा रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि अक्टूबर 2011 के जलसे का खान साहब आज तक खुद भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। लेकिन वो बंदे कैसे इकट्ठे हुए थे, कहाँ से लाए गए थे, किसने इकट्ठे करवाए थे, ये भी अब मौमा नहीं रहा। पाकिस्तान के अवाम इतने बाशऊर हो चुके हैं, वो जानते हैं कि बंदे कैसे इकट्ठे करवाए गए थे, कैसे वहाँ पे पहुँचाए गए थे। लेकिन कतई नज़र इस बहस के खान साहब ने उस जलसे में कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ, उस जलसे के मजमे से और पाकिस्तान के अवाम से वादा किया था कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। और ये नाज़रीन अक्टूबर 2011 में खान साहब का बोला गया सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि उससे पहले भी खान साहब झूठ बोलते थे, उसके बाद भी खान साहब झूठ बोलते रहे। मिसाल के तौर पे खान साहब कहते थे कि परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। अगर खान साहब सच्चे थे तो फिर खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को अपने दौरे हुकूमत में
स्पीकर क्यों बना दिया? 2011 के बाद कहते रहे ना खान साहब के परवेज़ इलाही साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, तो डाकू था तो डाकू को स्पीकर पंजाब असम्बली का क्यों बनाया, और फिर पंजाब का वज़ीर आला क्यों बना दिया, फिर अपनी पार्टी का सदर क्यों बना दिया? झूठे थे तो ये सब कुछ खान साहब ने किया। और खान साहब के इससे जब सवाल किया जाए तो खान साहब आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, कहते हैं ये सवाल ना पूछें, आगे चलें। मंसूर अली खान साहब ने पूछा था ना सवाल अपने इंटरव्यू में, खान साहब ने कहा था छोड़ें इन बातों को, आगे चलें। तो खान साहब जवाब नहीं दे पाए थे, आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। दूसरा झूठ, 2013 के इलेक्शन के बाद खान साहब ने कहा कि 4 हलकों में धांधली हुई है। उन 4 हलकों में धांधली के हवाले से खान साहब ने कोई सबूत दिया? नहीं दिया। लेकिन मैं चूँकि रिपोर्टर हूँ, ये चारों हलकों की मैंने रिपोर्टिंग की है, मैं एक एक करके चारों हलकों के नतीजे आपके सामने रख देता हूँ कि नतीजा क्या निकला था जब तहकीकात हुई थी। अय्याज सादिक, जिस पर ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि वहाँ पे मुबैना तौर पे धांधली हुई है, वहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोबारा से इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। अय्याज सादिक ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की, और जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था कि हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, अय्याज सादिक ने अपील दायर करके हल्के का इलेक्शन भी लड़ा, और वो जो इलेक्शन सेटिसाइड किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, उस हल्के से दोबारा जब इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन हुआ, अय्याज सादिक दोबारा जीत गए। और सुप्रीम कोर्ट में आज तक वो मुकदमा 2013 से आज तक पेंडिंग है। 10 सालों में इस केस का फैसला नहीं हो सका। और उसमें अय्याज सादिक साहब ने वैसे तो अपनी कामयाबी ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा जीत के साबित कर दी थी कि पहला इलेक्शन भी ठीक हुआ था, मैं दोबारा जीत गया हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सवाल है, क्या 10 सालों में एक हल्के के केस का फैसला नहीं हो सकता? क्यों नहीं हुआ? दूसरा, खान साहब ने ख्वाजा आसिफ के हल्के का कहा कि वहाँ पे धांधली हुई है, उस्मान डार जीत चुके थे, तो वो भी मैंने कवर किया। वो ट्रिब्यूनल ने भी उस्मान डार की अपील को खारिज किया वहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसमें इजाजुल हसन साहब भी उस बेंच में शामिल थे, कि ख्वाजा आसिफ के हल्के में धांधली नहीं हुई, इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का था। ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि वहाँ पे धांधली हुई और दोबारा से इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील आई, सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक को स्टे ऑर्डर दे दिया, वो बहाल रहे। लेकिन अल्टीमेटली उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और गालिबन मुझे बेंच याद है कि उसमें शेख अजमत सईद साहब भी थे और एक और भी गालिबन जज साहब थे, बड़े मारूफ, बड़े मशहूर, उन्होंने ये करार दिया कि ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के में धांधली नहीं हुई, वो बोल के ठीक जीते हैं और पीटीआई को वहाँ पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। 3 हल्के 4 में से खान साहब सुप्रीम कोर्ट से हार गए। चौथा हल्का जो सदीक बलोच को डिस्क्वालीफाई किया गया NA 154 में, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया था। साकिब निसार साहब उस बेंच के हेड थे, बंदियाल साहब उनके साथ थे, और तीसरे जज साहब मुझे याद नहीं कौन थे, उसमें पंचायत लगी थी। पंचायत कैसे लगी थी? क्योंकि वो फैसला नहीं था, जुडिशल फैसला नहीं था। उसमें सदीक बलोच साहब ने यह कहा कि आप मेरी नाहली ख़त्म कर दें, जो ट्रिब्यूनल ने मुझे नाहल किया है, और बेशक आप हल्के में दोबारा इलेक्शन करा जाए, मैं जीत जाऊंगा। तो हल्के में दोबारा इलेक्शन हुआ, तो जो जहांगीर तरीन साहब थे, उन्होंने करोड़ों रुपए वहाँ पे लगाए, तो करोड़ों रुपए खर्च करके बोरियां पैसों की खोल के सदीक बलोच जो कि एक सादा आदमी था, वो सिर्फ अपनी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कराना चाहता था, तो करोड़ों रुपए के सामने वो जब जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन हुआ, वो हार गए। जबकि उससे पहले जहांगीर तरीन को जब हरा चुका था 2013 के इलेक्शन में, तो 3 हल्के तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक हल्के में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत करे, तो खान साहब के धांधली के इल्ज़ामात साबित नहीं होते। अगला झूठ खान साहब का, खान साहब ने कहा कि 35 पंचर लगाए गए हैं, नजम सेठी ने लगाए हैं। और फिर हामिद मीर साहब ने उनसे सवाल किया कि आपने 35 पंचर का इल्ज़ाम लगाया था, तो खान साहब ने कहा कि वो मेरा सियासी स्टेटमेंट था। खान साहब उस धांधली वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट में कमीशन बना था, बतौर गवाह भी पेश नहीं हुए थे कि धांधली के मैं जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ वो झूठे हैं, सच्चे हैं। खान साहब गवाह के तौर पर भी पेश नहीं हुए थे, और इसलिए पेश नहीं हुए थे कि झूठा स्टेटमेंट दूंगा तो कहीं मुझे उसके कॉन्सिक्वेंस फेस ना करना पड़े, क्योंकि हलफ के ऊपर आपने स्टेटमेंट देना था। लेकिन खान साहब इस तमाम चीज़ों को देखते हुए झूठा बयान देने के लिए वहाँ पे पेश नहीं हुए थे, लेकिन झूठा बयान देते, लेकिन हलफ के ऊपर अपने बयानात के हवाले से हलफ नहीं दिया था, बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया था। 5वां झूठ खान साहब का। चौथा झूठ, खान साहब ने कहा कि पनामा के मुकदमे के दौरान मुझे शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए की पेशकश की। शहबाज शरीफ ने हत्या की इज्जत का केस कर रखा, लेकिन खान साहब वहाँ पे शहबाज दे के उस केस से अपने लिए क्लीन चिट नहीं ले सके कि 10 अरब की ऑफर लाने वाला शख्स कौन था। खान साहब ये नहीं बता सके। छठा झूठ खान साहब का। 5वां, खान साहब ने कहा कि मैं अपने हुकूमत में, खान साहब के अपने दौरे हुकूमत की बात है, और इस झूठों में मैं वो बात शामिल नहीं करूँगा जब खान साहब ने
इलेक्शन जीतने से पहले कहा था कि मुल्क का कर्जा उतार दूंगा, करप्शन का खात्मा कर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। इन झूठों का जिक्र इन 10 झूठों में मैं नहीं करने जा रहा। ये भी खान साहब के 4 अलग से बड़े झूठ हैं। बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ खान साहब ने धोखा किया। करप्शन ख़त्म करूंगा, कर्जे उतारूंगा, खान साहब ने कर्जा डबल कर दिया, करप्शन डबल हो गई। और खान साहब ने क्या कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नौकरियां भी नहीं खान साहब ने दी। 50 लाख घर बनाऊंगा, खान साहब घर भी नहीं बना सके। छठा झूठ खान साहब का, अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई। वो जो ऑडियो लीक्स हुई ना, जिस पे खान साहब कहते थे कि इस पर हमने खेलना है, तो उससे पता चल गया। और फिर अमेरिकी सफ़ीरों के साथ मुलाकातें और फिर PR कंपनियों की खिदमात अमेरिका में हासिल करना, तो अमेरिका का बयानिया भी खान साहब ने खुद ही दफन कर दिया। ये भी खान साहब का झूठ था। तोशा खाना में खान साहब कहते रहे कि तमाम तफसीलात जमा करा दी, लेकिन तफसीलात जमा नहीं कराई थी और एटलीस्ट खान साहब को नाअहल होना पड़ा और अब तोशा खाना फौजदारी केस का भी सामना है। 8वां झूठ, फैसल नसीर ने मुझ पर 2 बार कातलाना हमला किया, इसका भी सबूत नहीं दिया। ये 8वां झूठ था। लेकिन अगर फैसल नसीर ने हमला किया तो पहली बार तो खान साहब ने इस अटेम्प्ट में राना सनालो को भी शामिल किया था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी शामिल किया था। तो अब फैसल नसीर को खान साहब क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? ये भी खान साहब का झूठ है। 9वां झूठ, करप्शन का खात्मा करूंगा, जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया। वैसे मैंने अपने पॉइंट्स में लिख लिया था, लेकिन इसका मैंने जिक्र नहीं करना था। लेकिन करप्शन का खान साहब ने खात्मा क्या करना था? खान साहब के अपने ऊपर 50 अरब रुपये की जो है वो मलिक रियाज को फेवर दे के उनसे अरबों रुपए की फेवर हासिल करने का, यानी खुद मुबैना तौर पर अख्तियारात का गलत इस्तेमाल और करप्शन का इल्ज़ाम लग चुका है मुबैना तौर पर, जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है। 10वां झूठ कि मईशत मैंने ठीक कर दी। अपने 3.5 सालों में खान साहब मईशत का बेड़ा गर्क करके गए। 25 अरब का गैर मुल्की कर्जा था, $25 बिलियन का खान साहब छोड़ के गए। $45 बिलियन का पाकिस्तान पे कर्जा था। $25 बिलियन वाला हुकूमत जो मुल्क था वो तबाहाल था। खान साहब कहते हैं कि $25 बिलियन कर्जे वाला मुल्क तबाहाल था, लेकिन $45 बिलियन जो खान साहब छोड़ के गए उस पर खान साहब कहते हैं कि वो मुल्क बड़ा बेहतरीन था। तो ये भी खान साहब का झूठ था। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।